Hello friend, welcome to Pharma Master channel and today I am discuss with about OOS. It is OOS series and this channel is always you help for pharmaceutical industry interview and also student learning, good learning and other activities in pharmaceutical industry. USFDA auditor bar laboratory. This is the bar laboratory in USFDA. So identify attempt of test until pass and other abnormality. कहता हूँ कि जो USFDA ऑडिटर है उन्होंने एक ऑडिट किया था, ऑडिटर लोगों ने ऑडिट की थी बार लेबोरेटरी की और उसमें आइडेंटिफाई अटेम्प्ट हुआ था कि उसमें कुछ जो टेस्ट थे उस टेस्ट पास करने की प्रयास किया गया था, ठीक है, और अदर भी एबनॉर्मलिटी उनमें देखी गई थी। इस वजह से जो USFDA के मेंबर थे उन्होंने 483 जो लेटर होता है 483 लेटर बार लेबोरेटरी को दे दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, बार लेबोरेटरी के लिए जो लेटर दिया गया 483 का मीन्स होता है कि जब ऑडिटर USFDA ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन के लिए एक फॉर्म दिया जाता है उस ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन बोला जाता है, उसे 483 फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। और इसका 15 डेज़ के अंदर अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है USFDA को, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन रहती हैं तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो उसके बाद जब जो रिज़ल्ट थे वो रिज़ल्ट पास करने का जो इन्होंने प्रयास किया था या जो भी अब नॉर्मलिटी आई थी तो उसके लिए FDA प्रोसिक्यूट बार लेबोरेटरी कोर्ट डायरेक्ट टू द FDA टू ड्राफ्ट द OOS गाइडलाइन। हुआ यूँ था कि जब FDA ने बार लेबोरेटरी को यहाँ पे 483 फॉर्म दे दिया था कि जो रिज़ल्ट कम आया या ज़्यादा है जो भी था उनका, और उन्होंने प्रयास किया था इसे पास करने का, तो बार लेबोरेटरी ने कहा था कि हमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिए जिससे कि हम अपने रिज़ल्ट का हम इन्वेस्टिगेशन कर पाए, ठीक है। देखो प्रोडक्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो रहती है कि कम आ सकता है या फिर लिमिट में है, अपर भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। बट उस केस में बार लेबोरेटरी ने कहा था कि अगर हमारे अपर या लोअर आए तो हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें कि हमें अपने जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्टों को हम अच्छी तरह से वेरीफाई करें। इन्होंने कोर्ट में अपनी बात को रखा था, ठीक है। तो जब कोर्ट में बात रखी थी तो जो कोर्ट था वहाँ का उन्होंने भी बात समझी और देखा कि हाँ ये बात सही है कि जब तक कोई लॉ ही नहीं है, जब कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है और उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है सही या फिर लॉ ही नहीं है कि कैसे कैसे उसमें काम वर्क करना है, तो इस वजह से जो कोर्ट था कोर्ट ने ये FDA को ये कहा था कि कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाओ जिस डॉक्यूमेंट में ये आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसके लिए FDA ने एक ड्राफ्ट बनाया OOS गाइडलाइन का जो फरवरी 1993 यानी मतलब 1993 में बनाया गया था, ठीक है। और जो जनरेट ड्राफ्ट OOS इन्वेस्टिगेशन जो इसमें बनी थी या कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होनी थी या जो ड्राफ्ट जनरेट हुआ था वो सितंबर 1998 को हुआ था। इसका मतलब है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ड्राफ्ट बनाने के लिए OOS के लिए वो दिया था 1993 का, और ये जो FDA जनरेट ड्राफ्ट OOS हुआ था ये सितंबर 1998 यानी वो 1998 में हुआ था, ठीक है। और फाइनली जो FDA ने पब्लिश किया है फाइनल OOS गाइडलाइन वो किया है अक्टूबर 2006, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है कि जो FDA का गाइडलाइन है OOS के लिए वो कब पब्लिशेड हुई। तो FDA की जो गाइडलाइन पब्लिशेड हुई थी वो ये अक्टूबर 2006 में यानी मतलब अक्टूबर 2006 में, ठीक है। तो ये चैप्टर कंटिन्यू आगे रहेगा, अभी ये पार्ट 1 है, ऐसे करके पार्ट आगे आते रहेंगे। आप ज़रूर इन सभी पार्टों को देखें और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों को मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।